अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी लेवल 0 की, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ जावा, जावा हमारी होती क्या है, और हमने देखा था कि हम जावा को हमने कैसे इंस्टॉल किया था, सेटअप किया था अपने जेडीके को, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट को हमने सेटअप करके अपना पूरा एक सिस्टम बनाया था। अपने बीएस कोड में अपनी आईडीई को इंस्टॉल करके हमने बीएस कोड में अपना कोड भी लिख के देखा था, और फर्स्ट प्रोग्राम अपनी जावा का हमने बना के देखा था, और पूरा स्ट्रक्चर समझा था हमने कि हमारे जावा का प्रोग्राम दिखता कैसा है। और आज की वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं अपने लेवल 1 की। और इस लेवल 1 में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारी जावा में, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस दूसरी वीडियो को अपने जावा कंप्लीट कोर्स की। सो लेट्स बिगिन। तो अपने लेवल 1 में हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं अगर हम देखें, जैसे कि अभी तक हमने चाहे जितनी भी लैंग्वेजेस अब हमने पढ़ी हैं, तो उनमें जो भी जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते थे, वेरिएबल्स तो सेम वही होते हैं। ठीक है, जो हमने चाहे सी में पढ़े हो, चाहे पाइथन में पढ़े हो, चाहे जावास्क्रिप्ट में पढ़े हो, तो वो सारे जहां वहां पे जो वेरिएबल्स थे, वही वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे भी है। बस सिंटैक्स दोनों का चेंज है, तो वो हम देखेंगे। तो वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है, अगर आप पहली बार वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं तो आपको तो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं अपने कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब इन बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमने बॉल्स अपनी डाल के रखी हुई है। जैसे बॉक्स 1 में हमने डाल दी अपनी फुटबॉल, बॉक्स 2 में हमने डाल दी बास्केटबॉल, और बॉक्स 3 में अभी हमने एक बॉल डाल दी। अब जिस बॉल का नाम मुझे नहीं पता, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस बॉल को कहते क्या है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉक्स बने हैं हमारा, वो हमारा एक है वेरिएबल, जिसके अंदर हम एक बॉल डाल रहे हैं, और बॉल हमारा हो गया डेटा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल हमारा होता है कि कुछ भी डेटा जो है उसको मेमोरी में हम जहाँ पे स्टोर करेंगे, वो हमारा होता है वेरिएबल। जैसे कि इस बॉल को हमने स्टोर कहाँ पे कर दिया, बॉक्स 1 के अंदर, तो बॉक्स 1 हमारा हो गया वेरिएबल, और बॉल हमारा हो गया डेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना बड़ा है नहीं वेरिएबल होता क्या है। एक बार और इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी देखते हैं कि जावा में कैसे होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है कि मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया ए, और इसके संग हमने इंट लिख दिया। इंट हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। जैसे कि ये हमें बताता है कि जो ए है हमारा, ए वेरिएबल है, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। यानी कि इंट हमने लिख दिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पे फ्लोट लिख के आ सकता है, यहाँ पे कैर लिख के आ सकता है, यानी कि कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे कोई है, या यहाँ पे बाइट लिख के आ सकता है, शॉर्ट लिख के आ सकता है, बुलियन लिख के आ सकता है, लॉन्ग लिख के आ सकता है, डबल लिख के आ सकता है। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली अभी वेरिएबल का मतलब आप समझ लो कि वेरिएबल हमारा क्या करता है, कुछ डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे कि ये ए है, इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है हमारा, जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है, यानी कि 20 हमारा स्टोर किसके अंदर है, ए के अंदर। तो ए हमारा क्या है, वेरिएबल। ऐसे ही 30 हमारे पास एक डेटा है जो कि हमारा बी वेरिएबल में स्टोर है, वो भी इंटीजर टाइप है, क्योंकि 30 क्या है, एक इंटीजर। तो इंट बी हमारा है और उसके अंदर 30 स्टोर है। तो वेरिएबल्स को जरा आपने लिख के देखते हैं अपने प्रोग्राम में जावा के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेकंड डॉट जावा नाम से एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड डॉट जावा, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली बन के आ गई। यानी कि जो भी हम यहाँ पे फाइल में जो नेम सेव करेंगे, फाइल का हम जो भी नेम देंगे, जैसे हमने सेकंड दिया, तो यहाँ पे एक क्लास हमारी सबसे पहले ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्लास सेकंड। और इसके अंदर हम सारी चीजें अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, बाकी चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही हम पब्लिक लिखने जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे ये आ गया पूरा। तो इसको हमने दबा दिया, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा लिख गया। तो ये कमाल है हमारे VS कोड का, और एक्सटेंशन जो हमने डाउनलोड किए थे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा है, और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक वेरिएबल चाहिए, उसका नाम हमने रख दिया इंट ए, और इसको हम करते हैं साइड, और यहाँ पे ए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और इंट ए हमने ए एक वेरिएबल अपना बनाया। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम एक टाइप के साथ। जैसे हमने इंटीजर टाइप का हमने एक ए वेरिएबल बनाया, और इसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही हम असाइन कर सकते हैं। तो असाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक इक्वल टू का यूज करेंगे, और मान लो हम ए में डाल देते हैं 27, और यहाँ पे सेमी कोलन लगाना जरूरी है, क्योंकि
मतलब कि यहाँ पे ये हमारे टर्मिनेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 27 लिखा, इसको हमने असाइन कर दिया ए के अंदर, यानी कि 27 को हमने डाल दिया ए के अंदर, तो ए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा वेरिएबल क्या करता है, हमारे कुछ भी डेटा जो है हमारा स्टोर करता है अपने अंदर। तो यहाँ पे जैसे 27 था, उसको उसने स्टोर कर लिया ए ने, तो ए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। अब वेरिएबल का हम नाम क्या क्या रख सकते हैं, अब इसको जरा देख लेते हैं कि हम किस तरह से हम वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स तो हमने समझ लिया, अब जरा देखते हैं कि वेरिएबल के नाम को हम कैसे चूज करेंगे। तो इसमें कुछ रूल्स हैं कि हमें उसी प्रकार से वेरिएबल का नाम रखना है, ऐसे कुछ भी हम नाम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे कुछ क्या है, रूल्स है हमारे, जैसे कि लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड हमारा डॉलर साइन अलाउ है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम अपने वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं, पर हमें स्टार्ट हमेशा किससे करना है, या तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर से, या लेटर कोई भी उससे स्टार्ट कर सकते हैं, पर हमें नंबर से, डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं करना। तो इसको अगर हम लिख के देखेंगे, तो मान लो इस वेरिएबल का नाम हम कोई रख देते हैं, जैसे कि अगर हम इसका नाम रखना चाहें, तो यहाँ पे अगर हम डिजिट से स्टार्ट करें, जैसे 1RT हमने ऐसे कोई नाम रख दिया इसका, तो हम देख सकते हैं रेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम केवल RT लिखेंगे तो अब हमारा ये ठीक है, ये येलो लाइन बेसिकली हट आएगी, ये कोई एरर हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे RT हमारा लिखा हुआ है, यानी कि लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। और यहाँ पे डॉलर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डॉलर लिख दें, तो यहाँ पे डॉलर से भी हमारा बिल्कुल सही है, रेड लाइन नहीं आई है, तो डॉलर से भी हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम अंडरस्कोर लगाना चाहें, तो अंडरस्कोर से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अंडरस्कोर लिखा, तो यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही है, तो हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरस्कोर के बाद लेटर को भी यूज कर सकते हैं, तो इन चीजों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो लेटर और डिजिट वगैरह, मतलब कि डिजिट वगैरह है, वो हम यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं, तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो ये हम मान लो हमने कोई नाम लिख दिया, आयुष 56, हमने कोई वेरिएबल का नेम लिख दिया, तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये हमारा एक परफेक्ट वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमें बहुत ही इजी रखना है, जैसे कि एज हमने कोई वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एज स्टोर करा दी, हमने सम कोई वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 3 डिजिट्स का सम स्टोर करा दिया। तो यहाँ पे ऐसे हम वेरिएबल्स को लिखते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स के कुछ रूल्स थे। अब यहाँ पे हमारी जो जावा है वो होती है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया एक आयुष हमने लिख दिया स्मॉल में, और एक हम आयुष को स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ पे हमने एक आयुष लिखा कैपिटल ए से, और इसके अंदर हम कोई वेरिएबल डाल देते हैं, मान लो डाल दिया हमने 28, और इसमें लगा दिया टर्मिनेटर। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में रेड लाइन नहीं आई, तो हमने आयुष तो यहाँ पे भी लिखा और आयुष यहाँ पे भी लिखा, पर यहाँ पे हमारी जावा होती है केस सेंसिटिव, यानी कि अगर वो स्मॉल लेटर और हमारा कैपिटल लेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये वाला स्मॉल वाला ए और कैपिटल वाला ए, ये अलग अलग है, यानी कि ये सेम सेम तो है बट डिफरेंट है, मतलब कि सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रील भी आई थी सेम सेम बट डिफरेंट, वही वाली चीज यहाँ पे है कि आयुष और ये सेम तो है बट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे आयुष लिखा, तो ये हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है और ये कैपिटल में, यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग है, ठीक है। तो ये होती है हमारी केस सेंसिटिव। तो ऐसे हम अपने वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स को हम किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, हम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेरिएबल को। वेरिएबल को हम स्टार्ट किससे कर सकते हैं, डॉलर लगा के स्टार्ट कर दो, या केवल लेटर से स्टार्ट कर दो, या अंडरस्कोर लगा के हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज है कि हम वेरिएबल को ऐसे हम स्पेस लगा के नहीं लिख सकते। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्चुअल कोड, तो ऐसे हम क्या, ऐसे हम स्पेस दे के हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, वेरिएबल को, कि हमने स्पेस दे के लिख दिया तो ये हमारा रेड लाइन शो करेगा, ये हमारा वेरिएबल नहीं है। तो हमें ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसको हमें मिला के ऐसे लिखेंगे जब हमारा एक वेरिएबल होगा। तो ऐसे हम वेरिएबल्स को, ये कुछ रूल्स थे हमारे कि वेरिएबल को हम, वेरिएबल का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, और वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं, और इन सारी चीजों को हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं हमारी जावा में। तो जैसे कि यहाँ पे रूल्स हमारे लिखे थे वेरिएबल्स के, एक रूल हमारा और था कि जावा रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, यानी कि जो पहले से वर्ड हमारे रिजर्व है हमारी जावा में, उनको हम एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पब्लिक लिखा हुआ है, ये वॉइड लिखा हुआ है, ये मेन लिखा हुआ है,
ये हमारे पहले से वर्ड रिजर्व है। अगर अब मान लो पब्लिक नाम से ये कोई वेरिएबल हम बनाए, मान लो हमने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे पब्लिक के नाम से हम कोई वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। देखो रेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है, ये नहीं बनेगा ऑब्वियसली। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डाल के देखें तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि हम वेरिएबल का नाम वो नहीं रख सकते जो जावा लैंग्वेज में हमारे पहले से रिजर्व है, यानी कि पहले से इनबिल्ट उनने पहले से ही वो नाम रख लिए, उन पर अपना अधिकार जमा लिया कि भाई ये हमारे नाम है, इनको आप यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे पब्लिक ऑलरेडी जावा के पास एक कीवर्ड है इसको रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो हम ऐसे एज ए नेम हम वेरिएबल का नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ऐसे रिजर्व नेम जो जावा में है उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। तो ये हमारे वेरिएबल्स के कुछ रूल थे। अब हम बढ़ते हैं अपने डेटा टाइप्स की तरफ। अब देखो डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो इस वेरिएबल हमारा किस टाइप का होगा, किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, वो हम डिसाइड करते हैं डेटा टाइप से। तो अगर हम इंटीजर वैल्यू को होल्ड कराना चाहते हैं तो हम इंट a इक्वल टू 27 लिखेंगे, यानी कि 27 हमारी इंटीजर वैल्यू है, a वेरिएबल है और इंट उसका डेटा टाइप है, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने स्टोर कराई। ऐसे ही हमारी अगर वैल्यू डेसिमल है, फ्लोटिंग वैल्यू है, तो हम फ्लोट से उसे डिक्लेयर करेंगे, यानी कि फ्लोट a इक्वल टू 2.7 हमने लिख दिया। ऐसे ही अगर कैरेक्टर कोई है तो कैरेक्टर से हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसे इन्हें हम बोलते हैं डेटा टाइप, कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है, ठीक है। अब डेटा टाइप यहाँ पे जावा में दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि प्रिमिटिव यानी कि इंट्रिंसिक, यानी कि जो डेटा टाइप्स हमारे इनबिल्ट हमारी जावा में है उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे कि ऐसे हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, यहाँ पे 8 तरीके के हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर एंड बूलियन। तो ये 8 टाइप्स के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे जावा में होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो यूजर बनाता है, जो यूजर ड्राइव करता है, वो हमारे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनके बारे में हम आगे वीडियो में जब पढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है बाइट। अब ये जो बाइट, शॉर्ट और इंट है और लॉन्ग है, ये हमारे 4 ऐसे डेटा टाइप है जो हमारी इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं, पर ऐसे उनकी रेंज होती है इनकी कोई, जैसे कि बाइट की रेंज कुछ होती है, तो इनकी रेंज को हम गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज रटनी नहीं है, ठीक है, कोई चीज रटनी नहीं है कि ये कहां से कहां तक होती है, हमें इतना रटना नहीं है, क्योंकि हम सिंपली पहले रटा जाता था जब हमारे पास गूगल नहीं था। अब तो आप सीधे सीधे आप रेंज सर्च कर सकते हो गूगल पे कि बाइट हमारी कितनी रेंज तक है, ठीक है, तो ऐसे आप सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ पे बाइट हमारा क्या करता है, ये कुछ बाइट लेते हैं हमारी मेमोरी में, ठीक है। जैसे कि हमारा इंट है, जब इंटीजर से हमने कोई वेरिएबल बनाया, तो ये क्या करेगा, जब हम इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको हम स्टोर करेंगे मेमोरी में, तो वो हमारा कुछ ना कुछ साइज हमारी मेमोरी का ले रहा होगा। तो उन साइज को हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना कितना साइज हमारे ये डेटा टाइप लेते हैं। तो हमारे पास जो हमारा बाइट है वो हमारा साइज लेता है 1 बाइट का, ठीक है। अगर हम बाइट से अपना कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा 1 बाइट हमारा साइज लेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हम 127 तक की वैल्यू को, यानी कि माइनस के 126 से प्लस के 127 तक हम यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, या आप ये गूगल पे सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइट हमारा एक हो गया डेटा टाइप। सेकंड हमारा डेटा टाइप होता है शॉर्ट। अब जैसे बाइट में हमने कुछ इंटीजर है, अब उसकी कुछ रेंज है, मान लो हमने कोई लिख दिया 129 लिख दिया, 130 लिख दिया, तो ये हमारी बाइट के रेंज से बाहर चलेगा। यानी कि अगर हम 139 चीजों को अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा 127 तक की नंबर्स को स्टोर करा सकता है, 127 ही इसका साइज है, इससे ज्यादा वो स्टोर करा नहीं सकता, इससे ज्यादा वो वैल्यू स्टोर करा नहीं सकता इंटीजर की, तो फिर हम उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट हमारा एक डेटा टाइप होता है। फिर हमारा इंट होता है, इंट की कुछ इंट मतलब कि ज्यादा इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। ऐसे ही हमारा फिर आता है लॉन्ग, लॉन्ग हमारा और भी ज्यादा इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये 4 हमारे इंटीजर्स को होल्ड करते हैं। जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे इंटीजर्स की वैल्यू, उतने हम वो यूज करते जाएंगे। जैसे कि इंट, जैसे कि ये बहुत सारे इंटीजर्स हमें स्टोर कराने, तो हम लॉन्ग का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़े कम कराने हैं तो इंट का यूज कर सकते हैं, उससे थोड़े और कम कराने हैं तो शॉर्ट, और उससे थोड़े और कम बाइट। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है वो हमारा 2 बाइट लेता है, 2 बाइट का साइज लेता है हमारी मेमोरी में। और यहाँ पे इंट हमारा 4 बाइट का लेता है और फ्लोट भी हमारा 4 बाइट का लेता है। फ्लोट
और डबल एक जैसे है, यानी कि फ्लोट भी हमारा फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराता है और डबल भी हमारा फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराता है। पर फ्लोट में कुछ कम फ्लोटिंग वैल्यूज आ सकती हैं, डबल में बहुत सारी फ्लोटिंग वैल्यूज आ सकती है, बस यही है। तो फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है। अब डबल हमारा ज्यादा चीजें स्टोर कराएगा, मतलब कि ज्यादा फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर कराएगा, तो वो 8 बाइट की साइज लेता है, ठीक है। और लॉन्ग भी हमारा ज्यादा इंटीजर्स को स्टोर कराता है, तो 8 बाइट की साइज वो भी लेता है। अब एक हमारा डेटा टाइप होता है कैर। अब ये कैर हमारा डेटा टाइप जो होता है वो हमारा क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए, यानी कि कुछ भी वेरिएबल में हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं और वो हमारा कैर डेटा टाइप का है, तो वहां पे हम डेटा किस टाइप का स्टोर कराएंगे, कैरेक्टर टाइप का। जैसे कि हम अगर मान लो ए को स्टोर कराना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या एक कैरेक्टर है, तो उसको हम कैर डेटा टाइप से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है कैर। अब अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप यहाँ पे देख के थोड़ा चकित हो जाएंगे कि यहाँ पे जो कैर हमारा था सी लैंग्वेज में वो हमारा 1 बाइट लेता था, पर जावा में हमारा जो कैर है वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है, ठीक है। और अब आता है बुलियन, और बुलियन का जो साइज है वो कुछ फिक्स नहीं है, वो डिपेंड होता है हमारे जेवीएम पे। जेवीएम हमारा क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जैसे कि हमारी जो मशीन है जिसमें हम जावा यूज कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से बुलियन में जो भी साइज होगा वो डिक्लेयर कर लेगा, वो आपकी जावा वर्चुअल मशीन पे डिपेंड करता है। अब इन डेटा टाइप्स को हम लिख के देख लेते हैं अपने VS कोड पे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम बाइट को डिफाइन करते हैं, तो बाइट टाइप का हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप बनाते हैं ए नाम का वेरिएबल, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम मान लो कोई नंबर स्टोर कराना चाहते हैं, मान लो हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया 29, तो यहाँ पे हमने 29 को ए के अंदर स्टोर करा दिया जिसका टाइप है बाइट। अब यहाँ पे बाइट हमारा टाइप है, बाइट में यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करें और उनकी रेंज निकालें, हम यहाँ पे लिखे डेटा टाइप्स इन जावा और यहाँ पे डॉक लिख दें, यानी कि डॉक हमारा, और हमारे जो ओरेकल जो ऑफिशियल हमारा जहाँ से हमने जावा इंस्टॉल की थी, वहां पे ये हमारी कुछ चीजें बताएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइट है हमारा, अगर हम देखें जो बाइट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो बाइट हमारा कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है, -28 से +27 तक, ठीक है। तो अगर हम -28 से कम और 127 से ज्यादा हम इंटीजर्स अपने उसमें वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि 127 अगर हम स्टोर कराएंगे तो वो तो हो जाएगा, पर अगर हम 128 कराएंगे तो वो हमारा बाइट डेटा टाइप होगा, उस टाइम पे नहीं होगा स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेंज है वो होती है -128 से +127 तक। ऐसे ही हमारा शॉर्ट है, इसकी भी कुछ रेंज यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप ऐसे इन्हें पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी कहाँ तक रेंज है। तो यहाँ पे हम VS कोड में आएंगे, तो ये हमारा बाइट हमारा, अगर मान लो यहाँ पे हम 120, जैसे 128 उसकी फाइनल थी ना, तो अगर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं 130, अगर हम यहाँ पे स्टोर कराना चाहें, तो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, क्योंकि हम जानते हैं बाइट डेटा टाइप में हम स्टोर नहीं करा सकते 128 से ज्यादा इंटीजर, बड़ा इंटीजर, ठीक है। तो 128 से बड़ा इंटीजर हम स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ गई। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया एक दूसरा डेटा टाइप जो कि है सॉर्ट। अब अगर हम इसे सॉर्ट में स्टोर करा दें, ठीक है, अगर हम मान लो इसी को हम एक दूसरा लिखते हैं, इसको हटाते नहीं है, यहाँ पे 128 ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी रेड लाइन यहाँ पे 7 करते हैं, अब ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इसको कॉपी करके हम यहाँ पे लिख दें सॉर्ट, टाइप का हम इसे बना दें, और इसमें अब की बार अगर हम 130 स्टोर कराएंगे ना, तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा, रेड लाइन यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे सेम वेरिएबल हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे बी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा जो 130 है, अब उसमें रेड लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि हमने उसे सॉर्ट में कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सॉर्ट की वैल्यू की रेंज जो है वो उसके अंदर है, ठीक है, तो इसलिए 130 पे रेड लाइन नहीं आ गई। अगर हम इसकी वैल्यू को आगे हम इसकी रेंज के बाहर निकल गए, मान लो यहाँ पे हमने 2-3 जीरो और लगा दिए, तो अब इसकी रेंज के हम बाहर निकल गए, तो अब हम आएंगे इंटीजर के पास। तो इंटीजर अब इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज के हम बाहर, अभी 13,000 नहीं है इसकी कुछ रेंज, अगर हम देखें इसकी रेंज कितनी है हमारे शॉर्ट की, तो आपको समझ में आएगा। तो शॉर्ट हमारा कहाँ है, ये है शॉर्ट। तो इसकी अगर हम रेंज देखेंगे तो ये हमारी है, इट हैज अ मिनिमम वैल्यू -32,768 और मैक्सिमम वैल्यू है 32,767। तो इससे अगर हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो अब हमारा रेड लाइन शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो हम 33,000 अगर हम यहाँ पे लिख दें,
अगर हम लिखें 33,000 तो यहाँ पे रेड लाइन आने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इससे क्योंकि हम जानते हैं 32,769 से हम बड़ी वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अब अगर हम क्या करें, इसको अभी हम छोटी रहने देते हैं, यहाँ पे 140 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक हमारा आता है इंट। तो इंटीजर टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल सी लिखते हैं और उसके अंदर अगर हम 33,000 स्टोर कराना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो 33,000 अब इंट में हमने स्टोर कराया, तो यहाँ पे रेड लाइन नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइट शॉर्ट इंट ये क्या है, हमारे ये हमारे इंटीजर्स को होल्ड करते हैं, पर इनकी कोई रेंज होती है, जैसे कि बाइट की हमारी रेंज हो गई, शॉर्ट की रेंज हो गई, इंट की रेंज हो गई। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारा अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग। अब मान लो इंटीजर की भी रेंज को पार करके कोई हमने इंटीजर लिख दिया, ठीक है, उससे भी बड़ा है, तो यहाँ पे फिर हम उसको हम लिखते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग में हम कोई वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर भी हम कोई इंटीजर लिख सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे मैंने एक और जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे अभी भी रेड लाइन नहीं आई, पर यहाँ पे एक और इंटीजर में अगर मैंने एक और जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे अब रेड लाइन आ गई। देखो, तो यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू को ये पार कर गया, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वो लॉन्ग में, तो अब हमारे पास रेड लाइन नहीं आएगी। हम यहाँ पे एक जीरो और लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ये। तो अब ये हमारा लॉन्ग के अंदर है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम इनकी रेंज अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे रेंज हम लॉन्ग की और देखें, इंट की देखें, तो इंट की हमारी रेंज यहाँ पे है माइनस के 2 रेस टू 31, और 2 रेस टू 31 माइनस 1, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी इसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग हमारा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि हमारे जो बाइट, शॉर्ट और इंट और लॉन्ग, ये चारों हमारे यूज होते हैं इंटीजर्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, इंटीजर टाइप का हमारा डेटा इसके अंदर जाता है, बस इनकी रेंज के हिसाब से इनको हमने लिखा हुआ है। जैसे कि बाइट हमारा थोड़ा कम स्टोर करता है, शॉर्ट हमारा उससे थोड़ा ज्यादा बड़ी वैल्यू होल्ड कर लेता है, इंट हमारा उससे थोड़ी और बड़ी, और लॉन्ग भी उससे थोड़ी और बड़ी। तो यहाँ पे ये हमारे होते हैं इंटीजर्स होल्ड करने के लिए। अब हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं फ्लोटिंग टाइप के। तो यहाँ पे मान लो एक हम फ्लोट लिखते हैं, और फ्लोट टाइप का हम कोई की वेरिएबल बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डेसिमल वैल्यू मान लो 2.7 हमने स्टोर कर दी, तो ये हमारा होता है फ्लोटिंग टाइप का। तो हमने यहाँ पे फ्लोट ई लिख दिया, तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा हमने ई वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। तो ये रेड लाइन इसलिए आ रही है, हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की है, डबल टाइप की वैल्यू तो नहीं है। यहाँ पे हम एफ लिख देंगे, तो अब ये हमारी वैल्यू हट जाएगी, यानी कि यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप की हमारी 2.3। अगर हम ई को प्रिंट कराएंगे ना, अगर हम यहाँ पे लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे अगर हम ई लिखते हैं, तो ई हमारी ई की वैल्यू देखते हैं क्या प्रिंट होके आती है। तो इसको जब हम रन करेंगे, तो हमारे पास 2.3 प्रिंट होके आएगा, एफ को ये इग्नोर कर देगा। तो एफ को लिखा जाता है जब हम फ्लोटिंग वैल्यू बताते हैं कि ये हमारी क्या है, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने एफ लिख दिया। पर अगर हम यहाँ पे एफ को हटा देंगे, तो यहाँ पे ये रेड लाइन आने लगेगी, और इस रेड लाइन को हटाने के लिए अगर हम डबल की जगह, फ्लोट की जगह यहाँ पे लिखते हैं डबल, तो अब ये हमारी वैल्यू हट चुकी है। तो डबल भी हमारा क्या होता है कि फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराता है, उसको बताने के लिए हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, पर फ्लोट को जब हम लिखते हैं तो उसको बताने के लिए हमें एफ से डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये हमारी क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है। तो डबल को अभी हम ऐसे ही लिखते हैं, तो सेम आउटपुट हमारे पास आएगा। और एक हमारा होता है बूलियन। अब बूलियन को जरा समझना, बूलियन क्या होता है। अब बूलियन डेटा टाइप क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल को हम बूलियन डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो हमें रिटर्न करके देता है कि वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हमारा बताता है बूलियन, और ये हमारा सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितना साइज लेगा। मान लो अगर हम यहाँ पे कोई चेक नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं बूलियन के लिए, और इसके अंदर मान लो हम डाल देते हैं जो हमारा 22 है, वो हमारा लेस देन है 30 से, और इसमें हम लगाएंगे टर्मिनेटर। और अब हम जरा चेक को प्रिंट कराएंगे ना, तो हमारे पास ट्रू आना चाहिए, क्योंकि 22 30 से छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे चेक को हम लिख देंगे। तो इसको हम जब प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आएगा। हम देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट क्या होके आया है, ट्रू, यानी कि ये ट्रू है। तो ये होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। आई होप आपको ये सारे डेटा टाइप समझ में आए हैं कि डेटा टाइप हमारे होते क्या हैं, और वेरिएबल्स आपको समझ में आए हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिटरल्स क्या होते हैं। तो अभी लिटरल्स बेसिकली क्या है, अगर मैं ज्यादा उसमें कहूँ नहीं, तो लिटरल्स हमारे वो वैल्यू होती है जिसको हम स्टोर कराते हैं अपने वेरिएबल्स में। जैसे कि ये 127 है ना, ये हमारा एक लिटरल है। कौन सा लिटरल है? बाइट लिटरल, क्योंकि ये बाइट टाइप का है। ऐसे ये 140 है, ये हमारा क्या है? एक शॉर्ट लिटरल है। और ये 2.3 है, वो हमारा डबल लिटरल है। ऐसे ही हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है? बूलियन लिटरल। जो वैल्यू हम स्टोर कराते हैं किसी भी टाइप के वेरिएबल में, वो हमारी होती है लिटरल। अब इसको जरा समझ लेते हैं। तो लिटरल हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड ए लिटरल। अब यहाँ पे लिटरल हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं वो हमारी लिटरल होती है। जैसे कि 27 है, वो है हमारा इंटीजर लिटरल, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है वो। 2.71 क्या है? फ्लोट लिटरल, इसमें एफ लगा हुआ है इसलिए फ्लोट लिटरल है। और यहाँ पे 2.7 हमने केवल लिख दिया, डबल लिटरल हमारी है। और ऐसी ट्रू है तो बूलियन लिटरल है। अब यहाँ पे जो एस है वो हमारी कैरेक्टर लिटरल है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैर डेटा टाइप को नहीं समझा, उसको जरा समझते हैं। जब भी हम कोई कैर डेटा टाइप से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे हम कोई कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं। मान लो एक कैर हमने सी एच वेरिएबल हमने कोई डिक्लेयर किया, और इसके अंदर हम कोई भी क्या कर सकते हैं? वैल्यू को स्टोर करा। अब इसमें जो वैल्यू है वो हम देंगे सिंगल कोट्स के अंदर। तो सिंगल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया ए। तो अब हमारी ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सी एच के अंदर स्टोर हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम सी एच को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए प्रिंट होके आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या होके आया है? ए। ऐसे ही अगर हम सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे तो हमारा ए प्रिंट होके नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो रेड लाइन हमारी आ जाएगी। देखो रेड लाइन आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर टाइप के डेटा को, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिटरल्स भी समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कीवर्ड्स को। तो लिटरल बेसिकली यही होते हैं। एक लिटरल होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें हम स्ट्रिंग हमारी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमारे पास अभी एक कैरेक्टर जब हम कोई स्टोर करा रहे थे तो वो हमारा हो गया कैरेक्टर, कैर वेरिएबल, कैर डेटा टाइप से हमने उसे स्टोर करा दिया। अब एक अलग से स्ट्रिंग टाइप का भी हम बता सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमारी होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि हमने आयुष लिखा तो यहाँ पे ए भी है, बाई भी है, यू भी है, एस भी है, एच भी है, यानी कि ये सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। हमारी जो भी वैल्यू है वो होती है हमारी स्ट्रिंग। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है, इसको हमें डिक्लेयर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग। सिंपली हम स्ट्रिंग लिख के ऐसे हम कोई भी नाम, मान लो नेम, हम नाम इसको वेरिएबल दे देते हैं, और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जैसे कि डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया आयुष, और यहाँ पे लगा देते हैं अपना टर्मिनेटर या सेमीकोलन, कुछ भी कह लो। तो ये हमारा नेम के अंदर स्टोर हो गया, ये हमारा ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम अभी आने वाले लेवल्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम यहाँ पे नेम को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आयुष प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एरर आ चुका है, देखते हैं क्या एरर आया है। यहाँ पे हाँ, ये हमारा एरर है, इसको हम क्या करते हैं? सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। तो कुछ एरर नहीं है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं आयुष हमारा प्रिंट होके आ गया है। अब यहाँ पे हम एक और चीज समझेंगे कि यहाँ पे जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जब भी हम जो भी चीज लिखते हैं, जैसे कि अभी हम पहले तो डबल कोट्स के अंदर लिख रहे थे, पर यहाँ पे हम एक भी, हमने कोई डबल कोट्स नहीं लगाया, खाली नेम लिख दिया। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर अपने प्रिंट कराना होता है तो उस टाइम पे हम डबल कोट्स का यूज नहीं करते। हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नेम को लिख दें तो यहाँ पे केवल नेम प्रिंट होके आएगा। जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होके आता है, और जो हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं, बिना किसी इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आती है। तो ये सिंपल सा मतलब था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड्स को जरा समझते हैं। अब कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे ऑलरेडी रिजर्व है हमारी जावा में, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड्स विच आर रिजर्व्ड एंड यूज्ड बाय द जावा कंपाइलर, दे कैन नॉट बी यूज्ड एन आइडेंटिफायर। हम इनको ऐसा आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। हम जैसे देख रहे थे कि हम वेरिएबल का नेम हम किसी ऐसे वर्ड पे नहीं रख सकते जो हमारा रिजर्व है, उन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो कीवर्ड्स हमारे बहुत सारे होते हैं, इनको रटना नहीं है। सेम चीज है, गूगल पे जाके सर्च करो कीवर्ड तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो कीवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हुए हैं, और जो भी हम चीजें यूज कर रहे थे, जैसे कि हमने इंट यूज किया, फ्लोट यूज किया, अपना पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सारी चीजें हमारे क्या है? कीवर्ड। एक एक वर्ड जो हमारे इनबिल्ट हम यूज कर रहे हैं ना जावा में, जो पहले से हैं,
उन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड हम यूज करेंगे, तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे उनको आपको पता लगता जाएगा कि ये भी कीवर्ड्स हमारा होता है, जावा में ये भी होता है। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स, तो आप वहां पे आपको जावा के कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यही हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं। बेसिकली आउटपुट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम आउटपुट देते हैं, पर इसको और अच्छे से देखेंगे और इनपुट हम कैसे लेते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आउटपुट कैसे लेते हैं। तो आउटपुट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम आउटपुट लेते हैं। तो इसको जरा और समझते हैं। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए हटाते हैं ये जो हमने सारी चीजें लिखी हैं, और केवल यहाँ पे एक एक वेरिएबल लिख लेते हैं, कोई इंट ए, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 27 स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे अगर हम मान लो कोई एक और चीज प्रिंट करा के देखें, मान लो यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम केवल ए को प्रिंट कराएं, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास स्टोर प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे ए को हम कराएं, यानी कि 27 को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जब हम इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखना क्या होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेम है और जो 27 है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आया है। हम चाहते हैं कि नेम के जस्ट बगल में 27 प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे ये जो एल हमारा लिखा हुआ है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो यहाँ पे अगर हम एल को हटा देते हैं, केवल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, तो अब हमारा जो 27 है यहाँ से भी हटा देते हैं। तो अब जो हमारा 27 है, नेम के जस्ट बाद हमारा कोई भी नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, उसी के जस्ट बगल में हमारा ये चीज प्रिंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे इसे रन करेंगे तो अब हम देखेंगे कि नेम के साथ हमारा 27 लिख के आ चुका है। जब भी हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम प्रिंट एलएन का यूज कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए तो हम एलएन का यूज नहीं करेंगे। तो ये ऐसे हम आउटपुट लेते हैं अपनी जावा में। अब देखेंगे कि एक मेन चीज जो हम इनपुट कैसे लिखते हैं, इसको जरा समझना, क्योंकि इसमें जो हम चीजें यूज करने वाले हैं वो हम आने वाले लेवल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको आपको समझना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बाकी आपको ज्यादा बुद्धि उसमें नहीं लगानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं अपनी जावा में। तो जावा में बेसिकली क्या है, इनपुट लेने के लिए कोई एक सीधा सा सिंटेक्स नहीं होता। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी जावा फाइल में, और उस पैकेज का नाम हमारा होता है java.util.scanner। अब पैकेजेस हमारे क्या होते हैं, पैकेजेस में ऑलरेडी हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ होता है इनबिल्ट, उन पैकेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जावा की फाइल में, और सीधा सीधा हम वो हमारा क्या है, क्लास है हमारी स्कैनर, एक क्लास होती है जिसके अंदर हमारे कुछ कुछ हमारी फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी जावा में इस पैकेज को इंपोर्ट करके। और इस क्लास के द्वारा हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसको अभी मैं आपको ब्रीफ बताऊं। तो क्लास हमारी होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं कि नेम क्या है, क्लास क्या है, एज क्या है। तो उस फॉर्म को मान लो कई 10 लोगों ने भरा, तो 10 लोगों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए, यानी कि किसी का नेम आयुष था, किसी का नेम देव था, किसी का नेम हेमंत था, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए हमारे पास। क्लास तो सेम थी कि नेम था, एज था, क्लास, और वो थी, मान लो वो फॉर्म था हमारा कोई मान लो एनरोलमेंट का फॉर्म था वो हमारा, तो एनरोलमेंट के फॉर्म तो एनरोलमेंट तो क्लास तो सेम थी, पर उसमें ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। किसी एक आयुष ने एनरोलमेंट कराया, देव ने एनरोलमेंट कराया, हेमंत ने एनरोलमेंट कराया, तो ऐसे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे बन गए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्कैनर एक हमारी क्लास होती है जिसको हम यूज करके अपने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम अपने इनपुट लेते हैं अपनी जावा में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्कैनर क्लास है जो हमारी आई है, इसके बाद तो हम क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो जब हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपनी जावा में पढ़ेंगे तब हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कैनर लिखेंगे, जो भी क्लास का नाम है, स्कैनर क्लास हमारी है, तो स्कैनर लिखेंगे। ये इनबिल्ट क्लास हमारी है जो हमारी पैकेज से हमारे पास आई है, हमारी java.util.scanner से। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखा। अब जो भी हमें ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, मान लो हमने ओबीजे रख दिया, तो ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर हमने लिखा, यानी कि हमने जो स्कैनर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ये अभी आपको नहीं समझना है क्या लिखा हुआ है, न्यू स्कैनर, और ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, ये आपको एक लाइन लिखनी है जिससे आप इतना समझ लो कि इतनी लाइन लिख के आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप इनपुट ले पाओ। तो यहाँ पे फिर ये लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो इस नाम का
हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि ओबीजे नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं जितने भी मेथड हमारे इस पैकेज के अंदर, स्कैनर क्लास के अंदर जो भी मेथड है उनको हम एज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एनरोलमेंट के फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, नेम है, एज है, तो हम नेम को एक्सेस करके नेम डाल सकते हैं, एज को एक्सेस करके एज डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने नेम में बहुत सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंट हम जैसे ही लिखेंगे तो एक हम इंटीजर की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने स्टोर करा लिया एक ए वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर हम क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट हमने लिखा। और अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर इनपुट लेना चाहते थे तो नेक्स्ट फ्लोट लिखते और यहाँ पे फ्लोट ए आता। तो इसको जरा समझते हैं कोड में, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने अभी तक क्या बोला। देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और इसको इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। अब ये बेसिकली क्या है अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो यहाँ वहां पे कुछ चीजों को यूज करने के लिए हम वहां पे एक हेडर फाइल लगाते थे, हैश इंक्लूड stdio.in, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, वो हमारी जो हेडर फाइल होती थी वो हमारी क्या होती है, जैसे जो प्रिंट एफ है, स्कैन फंक्शन थे, उनको हम यूज करते थे उस फाइल को इंक्लूड करके, उस हेडर फाइल को, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हम कुछ एक अपना पैकेज को इंपोर्ट करते हैं जिससे हम स्कैनर क्लास को अपनी यूज कर पाए। तो यहाँ पे पैकेज और यहाँ पे लिखेंगे जावा, एक पैकेज होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर नाम का एक हमारा पैकेज होता है, इसको हम करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट हमने इसको कर लिया और ये हमारा एक पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्कैनर क्लास आ चुकी है, उस क्लास को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं स्कैनर, अपनी क्लास का नाम ध्यान रखना यहाँ पे एस हमारा क्या है, कैपिटल है। तो स्कैनर हमने लिख दिया। अब स्कैनर के बाद अब स्कैनर क्लास का हम किस टाइप का नाम अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का नाम हमें जो भी चाहिए, मान लो हमने ओबीजे लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्कैनर। न्यू स्कैनर के बाद हम यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया पैरेंथेसिस मतलब कि सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब हमने एक स्कैनर क्लास एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको हमें एक बार बनाना है। अब जब भी हमें इनपुट लेना है तो हम ओबीजे को अपनी यूज करेंगे और ओबीजे को हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट ऐसे करके ओबीजे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, आप यहाँ पे कोई भी नाम लग सकते हो, हमने जो भी नाम हमने यहाँ पे लिखा उसको हम ऐसे लिखेंगे और डॉट करके हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे ओबीजे डॉट, अब हम यहाँ पे इनपुट लेने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट, अगर मान लो हम इंटीजर टाइप का हम कोई इनपुट लेना चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से कि हम 1 इनपुट कराना चाहते हैं, 2 27 ऐसी वैल्यूज को इनपुट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे इंट। तो नेक्स्ट इंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो अब हमारे पास इनपुट लेने लगेगा और जो भी इनपुट होके आएगा उसको अगर हमें कहीं पे स्टोर कराना है तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए टाइप का, मतलब कि ए नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट इंट लिखा है। तो यहाँ पे हम जब इसको कर लेंगे और ए को हम प्रिंट कराएंगे ना जब, तो हमारे पास वही चीज प्रिंट होके आएगी। इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये इन सारी चीजों को हटाते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम लिखते हैं नीचे या इसको कट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट लेगा उसको हम प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से, क्योंकि वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट के लिए आ गया। मान लो यहाँ पे हमने लिखा आयुष, यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर वैल्यू को इनपुट देंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे हम 34, ठीक है। तो यहाँ पे 34 हमने लिख दिया। जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 34 प्रिंट होके आया, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसके बाद सिस्टम डॉट आउट से हमने ए को प्रिंट करा लिया। इसको हम क्या करते हैं, इन सबको जरा साफ करते हैं और फिर आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा ये। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं टर्मिनल को और दोबारा से हम इसको रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास इनपुट देने के लिए आ गया। अब इसको हम बड़ा कैसे करें, अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये हो गया बड़ा, ठीक है। अब हम इसको मान लो इनपुट लेना चाहते हैं, इनपुट ये हमसे लेने लगा, यहाँ पे ऐसा आने लगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हम लिखेंगे 56, तो यहाँ पे 56 लिखने लगा है, एंटर क्लिक करेंगे तो 56 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा होता है, ऐसे हम लेते हैं इनपुट अपनी जावा में, ठीक है। तो अब इसको हम जरा हटाते हैं।
अब मान लो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे फ्लोट लिख देते कि हमें कोई फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट लेना है, तो यहाँ पे हम लिख देते फ्लोट सिंपली। अब यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग, देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ये लिखा हुआ है, जबकि हम ले रहे हैं इनपुट फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे इंटीजर फ्लोट में ही तो इसे स्टोर कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। तो अब हमने फ्लोट लिख दिया, तो अब हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो अब हम यहाँ पे कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू लिख सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 5.7, तो यहाँ पे इसको हम एंटर क्लिक करेंगे तो 5.7 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि हमने फ्लोटिंग वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से ये होता है। अब यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिख देते तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आता। बस यही है, ये ऐसे हम लेते हैं इनपुट। और ऐसे अगर हम मान लो हम कोई स्ट्रिंग को कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रिंग हम ऐसा इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे केवल कैरेक्टर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे कैर लिख दिया और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम लिखें, अगर मान लो हमने लिख दिया नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन से हम क्या करते हैं, वो चीजें हम इनपुट लेते हैं जो हमें कैरेक्टर यानी कि हमारे जिसमें अल्फाबेट्स हमारे हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। पर यहाँ पे हमें कैर लिखने से ये नहीं आएगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो अब हमारे पास रेड लाइन नहीं आ रही। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो हम आयुष लिखें, तो हमारे पास आयुष प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमारे पास आयुष प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये हमारी होती है एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग टाइप का हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट डॉट लाइन लिखेंगे। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम इनपुट लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपनी एक पैकेज को। अब स्कैनर क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी नाम आपको रखना है, फिर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लाइन आपको एक बार लिखनी ही है, ठीक है, ये लाइन आपको एक बार लिखनी है एज इट इज, पर आप इसका नाम बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट का केवल। ठीक है, फिर जो भी नाम आपने इसका रखा है उसमें डॉट आप नेक्स्ट इंट कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्लोट कर सकते हैं, जिस टाइप की आपको वैल्यू लेनी है। चाहे जितनी बार आप इनपुट ले सकते हैं, जैसे हमने एक बार लिखा, हम एक बार और इनपुट ले सकते हैं, तो चाहे जितनी बार हम इसको इनपुट ले सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे दोबारा से इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से हम इनपुट लेना चाहते हैं, इस बार हम इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं, इंट, और यहाँ पे भी लिख देंगे इंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास इंट आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो इसके बाद हम बी को भी प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी और सेम सिस्टम डॉट प्रिंट, यहाँ पे एल लिख देते हैं जिससे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पे अब की बार बी को भी हम इसके साथ प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे एल जब ऊपर वाले पे लिखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर यहाँ पे ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे हमने कुछ और लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, जब हम यहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले हम ए को इनपुट देंगे। तो ए को मान लो ये हमारी कोई स्ट्रिंग थी, तो उसको हमने लिख दिया मान लो साहू। यहाँ पे हम लिख देते हैं साहू। और यहाँ पे अब हमें इंटीजर देना, क्योंकि दोबारा हमने एक इंटीजर को भी इनपुट लिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 56। तो यहाँ पे सबसे पहले साउथ प्रिंट हो गया है, 56 प्रिंट हो गया आया। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमें पहले एक बार हमें लिखना है कि स्कैनर और एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, फिर हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट को यूज करके नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं इनपुट लेने के लिए, और इनको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है कि हम आउटपुट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं अपनी जावा में। और सारी चीजें हमने अभी आज की वीडियो में हमने देखा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से अपनी इस वीडियो में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे हम जिनको यूज करके हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस या एक कैलकुलेटर अपना बना सकते हैं। उन सबको देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो और थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।